हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोशमी हियर। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, ट्रेड। लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग ये देखते हैं कि ट्रेड का मतलब क्या है। ट्रेड मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड का मतलब एक प्रोसेस है, प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया है ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? अदला बदली करना। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड का मतलब ये होता है कि खरीदना और बेचना गुड्स एंड सर्विसेज विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रहना चाहिए कि मुनाफा कमाए या उसका लाभ उठाए, फायदा उठाए। फाइन, अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ट्रेड। नाउ हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड। हालांकि हम लोग इन डिटेल में सीखने वाले हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग एक बार देख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। विल लुक एट दिस पर्टिकुलर चार्ट। ओके, तो टाइप्स ऑफ ट्रेड को डिवाइड किया गया है इनटू 2 टाइप्स, that is internal trade और external trade. Internal trade को again it is classified into 2, that is wholesale trade और retail trade. जबकि external trade में 3 types है, that is import, export and entry port. ठीक है, अभी retail trade को again classify किया गया itinerant retailers और फिक्स शॉप रिटेलर्स। आइटिनरेंट रिटेलर्स यानी कि जिसका कोई फिक्स्ड शॉप्स नहीं रहता है, जबकि फिक्स शॉप रिटेलर्स का फिक्स शॉप रहता है। फाइन, तो आइटिनरेंट रिटेलर्स का अगेन 5 टाइप्स है, हॉकर्स, पेडलर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, चीप जैक्स, मार्केट ट्रेडर्स एक्सेट्रा। जबकि फिक्स शॉप रिटेलर्स को अगेन क्लासीफाई किया गया है स्मॉल स्केल रिटेलर्स और लार्ज स्केल रिटेलर्स। ओके, जो स्मॉल स्केल बिजनेस कंडक्ट करते हैं स्मॉल स्केल रिटेलर्स, लार्ज स्केल में। ठीक है, अब स्मॉल स्केल रिटेलर्स में भी अगेन 4 क्लासिफिकेशंस है, जनरल स्टोर्स, सेकेंड हैंड गुड शॉप्स, ऑथराइज्ड डीलर्स, स्पेशलिटी शॉप्स। ठीक है, जबकि लार्ज स्केल रिटेलर्स का डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपरमार्केट स्टोर्स, चेन स्टोर्स, वन प्राइस शॉप्स एंड मॉल्स। फाइन, तो अभी हम लोग सीख लेते हैं इंटरनल ट्रेड। पहले अभी हमने वो चार्ट देख लिया, तो उसमें क्लासिफिकेशन क्या दिया था टाइप्स ऑफ ट्रेड का, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड पहला आता है, तो इंटरनल ट्रेड क्या होता है? फाइन, वो हम लोग देख लेते हैं। व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड और सोल्ड विद इन द कंट्री। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा जाता है या बेचा जाता है एक देश के अंदर, ओके, देश के अंदर, इट इज़ रेफर्ड एज इंटरनल ट्रेड। तो उसको बोला जाता है इंटरनल ट्रेड, यानी कि देश के अंदर, ओके, बाहर नहीं, अंदर जब भी ट्रेड होता है तो उसको बोला जाता है इंटरनल ट्रेड। यानी कि अगर वो 2 स्टेट्स के बीच में है, से फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में है, तो उसको भी इंटरनल ट्रेड बोला जाता है, बिकॉज दैट इज विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर है, देश के अंदर है। फाइन, ठीक है। तो अभी जो प्रोड्यूसर है वो एक जगह पे रहते हैं और कंज्यूमर्स जो हम लोग हैं, कंज्यूम जो गुड्स को करते हैं, अलग अलग जगह पे है। फाइन, तो ये बहुत बड़ा गैप हो गया ना प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। ठीक है, प्रोडक्शन एंड कंज्यूमशन के बीच में जो है बहुत बड़ा गैप हो गया। तो वो गैप को कम करने के लिए जो है इंटरमीडियरीज है, दैट इज होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, जिनके वजह से जो है राइट टाइम पे, राइट जगह पे, राइट प्लेस पे राइट क्वांटिटी मिलता है, सही वजन का, सही माप का जो चीज़ है, जितना जहाँ पे चाहिए उस हिसाब से मिलता है, तो उसको बोला जाता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से जाता है, प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर से हमारे पास आता है, यानी कि कंज्यूमर के पास आता है। फाइन, अभी अगेन आप लोग वो चार्ट याद कर लो, उसमें इंटरनल ट्रेड को डिवाइड किया है इनटू 2। वो क्या है? फटाफट बताओ मुझे, जल्दी बताओ बच्चों। दैट इज
होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। तो अभी होलसेल ट्रेड क्या होता है वो हम लोग जान लेते हैं। जब भी गुड्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यानी कि लार्ज क्वांटिटीज़ में परचेज किया जाता है या तो फिर खरीदा जाता है मैन्युफैक्चरर या तो फिर प्रोड्यूसर से, ताकि वो सेल कर सके या तो फिर बेचा जा सके रिटेलर को, उसको बोला जाता है होलसेल ट्रेड। और जो व्यक्ति होलसेल ट्रेड कंडक्ट करता है तो उनको बोला जाता है होलसेलर। से फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बिस्किट्स बन रहा है, ठीक है, मैं होलसेलर हूँ, मैंने उनसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बिस्किट्स खरीद लिए, ठीक है, ताकि मैं रिटेलर्स को बेच सकूं। यानी कि आप लोग में से फॉर एग्जांपल 2-3 जन हैं जो रिटेलर्स हैं, ठीक है, और आप लोग वो क्यों परचेस कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ताकि आप लोग कंज्यूमर्स को सेल कर सके या बेच सके। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जिन लोगों को वो बिस्किट्स की ज़रूरत होती है। गॉट इट? तो वो होता है होलसेल ट्रेड एंड होलसेलर। फाइन। अभी हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन गिवन बाय फिलिप कॉटलर। होलसेल ट्रेड का डेफिनेशन: wholesaling includes all activities involved in selling goods or services to those who buy for resale or for business use। wholesaling में वो सभी एक्टिविटीज़ आते हैं जो इन्वॉल्व होता है गुड्स या सर्विसेज सेल करने के लिए या बेचने के लिए। किनको? उन लोगों को जो खरीद रहे हैं रीसेल करने के लिए या तो फिर बिजनेस यूज़ के लिए, ठीक है। जैसे वो एग्जाम्पल याद करो कि मैं होलसेलर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बिस्किट्स खरीद रही हूँ फैक्ट्री से, ताकि मैं सेल कर सकूँ या बेच सकूँ आप लोग में से 2-3 लोगों को। और आप लोग मेरे से क्यों खरीद रहे हैं? ताकि आप लोग बेच सके कंज्यूमर्स को। और कंज्यूमर्स क्यों खरीद रहे हैं आपसे? क्योंकि उनको बिस्किट्स की ज़रूरत है। Fine. Now let us look at the features of wholesaler. First point is of purchases goods from the producer in large quantities. Wholesaler क्या करता है? प्रोड्यूसर से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खरीद लेता है गुड्स, ताकि वो सेल कर सके रिटेलर को। जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया था कि मैं बिस्किट्स खरीद रही हूँ प्रोड्यूसर से, यानी कि जहाँ पे जो है वो फैक्ट्री में जो है बिस्किट्स बन रहा है, वो जो प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है उससे जो है मैं बिस्किट्स खरीद रही हूँ, ताकि मैं सेल कर सकूँ रिटेलर्स को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज ऑफ रिस्क इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी रिस्क आता है प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, वो किसका होगा या किसको बेयर करना पड़ेगा? होलसेलर को बेयर करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल, अगर मेरा होलसेल बिजनेस है साड़ीज़ का या तो फिर सलवार कमीज़ का, ठीक है, और अचानक से जो ट्रेंड है या फैशन है वो बदल गया, ठीक है, तो रिस्क किसको बेयर करना पड़ेगा? मुझे बेयर करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल, मेरा फ्रूट्स का होलसेल बिजनेस है, ठीक है, अभी उसको डेफिनेटली कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा। अचानक से इक्विपमेंट जो है कोल्ड स्टोरेज का वो ख़राब हो गया, ठीक है, तो वो सामान जो फ्रूट्स है वो तो ख़राब होगा ही होगा डेफिनेटली, और समय पे जो है मुझे सप्लाई करने भी नहीं होगा फ्रूट्स, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है? वो टोटल रिस्क हो गया। तो किसको बेयर करना पड़ेगा? वो होलसेलर को, यानी कि मुझे ही बेयर करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल, मैंने भिजवा दिया सामान, ठीक है, और रास्ते में जो है वो ट्रक खराब हो गए, ठीक है, वो बंद पड़ गया वहीं पे, वो टाइम पे पहुंचा नहीं पाया सामान। इसका मतलब वो रिस्क किसको बेयर करना पड़ेगा? ऑब्वियसली मुझे ही बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप होते हैं रिस्क का। से फॉर एग्जांपल, मैंने भिजवा दिया सामान और रास्ते में क्या हो गया? चोरी हो गए, ठीक है। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ ही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ऐसे चोरी के पीछे,
लेकिन वो रिस्क किसको बेयर करना पड़ेगा? होलसेलर को, यानी मुझे ही बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, फाइन। तो जो भी प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में रिस्क होता है वो किसको बेयर करना पड़ेगा? होलसेलर को बेयर करना पड़ेगा। डील्स विथ वन और फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स। ठीक है, ये डील करता है, होलसेलर डील करता है वन टाइप ऑफ गुड्स या तो फ्यू, कुछ टाइप्स ऑफ गुड्स में ही डील करता है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया था कि मैं सिर्फ बिस्किट्स का होलसेल बिजनेस कर रही हूँ, एक ही चीज़ का। ठीक है, अगर स्टेशनरी का है तो सिर्फ स्टेशनरी का होलसेल बिजनेस कर रही हूँ। ठीक है, अगर फ्रूट्स का है तो सिर्फ फ्रूट्स का होलसेल बिजनेस कर रही हूँ। ठीक है, ग्रॉसरी आइटम्स का है तो सिर्फ ग्रॉसरी आइटम्स का बिजनेस कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन रिटेलर का ऐसा नहीं है। रिटेलर का जो है थोड़े थोड़े अमाउंट में जो है सभी चीज़ होते हैं रिटेलर के पास, बहुत चीज़ें होती है। ऐसे नहीं बोलती हूँ कि सभी चीज़ रहते हैं, लेकिन बहुत सारे वैरायटी, बहुत सारे सामान होते हैं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज़ में रहता है। लेकिन होलसेलर के पास एक या तो कुछ जो आइटम्स है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है होलसेलर के पास। ठीक है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, अगर होलसेल बिजनेस खोलना है यानी कि बहुत ज़्यादा स्केल पे है। ठीक है, यानी कि कैपिटल भी ज़्यादा ही लगेगा। यस और नो? यस, डेफिनेटली। अगर वेयर हाउसिंग, गोडाउन फैसिलिटीज़ वगैरह करना है, ठीक है, ये सब सामान जो है स्टोर करना है, ठीक है, तो इसके लिए डेफिनेटली जो है खर्चा लगेगा। ठीक है, कैपिटल बहुत ही ज़्यादा लगेगा। ठीक है, होलसेल बिजनेस करना है तो कैपिटल भी वहाँ पे बहुत अच्छा खासा लग जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इज मेंटेन्स प्राइस स्टेबिलिटी बाय बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स। अभी होलसेलर क्या करता है? रेगुलरली सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज, तो कंज्यूमर्स को जो है प्रोडक्ट्स रेगुलरली मिलता है थ्रू रिटेलर्स। ठीक है, फाइन। उसी हिसाब से मैन्युफैक्चरर का भी जो बिजनेस है वो अच्छी तरीके से रेगुलरली चल रहा है होलसेलर के वजह से, तो एक स्टेबिलिटी लाने के लिए हेल्प करता है होलसेलर। डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स का, जैसे डिमांड होता है उस हिसाब से सप्लाई जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं पे भी जो है प्राइसेस बढ़ने की पॉसिबिलिटी कम होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राइस यानी कि ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग होने का पॉसिबिलिटीज़ जो है कम हो जाता है। अगर होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग एक्सेट्रा होता है तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन होलसेलर के वजह से क्या होता है कि वो जो भी प्रॉब्लम्स है वो निकल जाता है। ठीक है, रेगुलर सप्लाई बना रहता है। फाइन, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स जो है वो बैलेंस रहता है। सिक्स्थ पॉइंट इज ऑफ मैन्युफैक्चरर्स गेट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट। मैन्युफैक्चरर्स को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है मार्केट के बारे में होलसेलर के थ्रू। ठीक है, तो होलसेलर को तो कांटेक्ट रहता है रिटेलर्स के साथ में, अलग अलग रिटेलर्स के साथ में। ठीक है, रिटेलर्स तो पर्सनल कांटेक्ट में रहते हैं कंज्यूमर्स का, तो ये लोग पूछ सकते हैं ना रिटेलर्स को कि भाई अगर ऐसा जो प्रोडक्ट है, हाँ, अगर ये चेंजेस करेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा क्या? ऐसे टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो मार्केट में उसके लिए डिमांड है क्या? तो हम लोग ऐसे वेरिएशन करेगा, लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, पसंद आएगा क्या? ठीक है, तो ऐसा जो है इंफॉर्मेशन अगर मैन्युफैक्चरर को लेना है तो वो ले सकता है थ्रू होलसेलर। तो होलसेलर जो है मार्केटिंग रिसर्च का भी काम कर लेगा मैन्युफैक्चरर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ सेल द गुड्स टू द रिटेलर्स एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसा रिक्वायरमेंट है रिटेलर का उस हिसाब से सेल करता है होलसेलर गुड्स। से फॉर एग्जांपल, अगर मेरा होलसेल बिजनेस है बिस्किट्स का ही, ठीक है, और रिटेलर्स से फॉर एग्जांपल 10 जन है, ठीक है, और उन लोग हमेशा डिमांड करते हैं मेरे से बिस्किट, तो एक का रिक्वायरमेंट 10 पैकेट करेगा तो दूसरे रिटेलर का डिमांड 20 करेगा, तीसरे का शायद 40 रहेगा, ओके, चौथे का शायद से 60 पैकेट्स रहेगा। ठीक है, तो जैसा उनका रिक्वायरमेंट है, अगर 10 पैकेट का रिक्वायरमेंट है रिटेलर को तो मैं सेल करूँगी उनको 10 पैकेट्स। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ मार्केटिंग फंक्शंस। तो होलसेलर मार्केटिंग फंक्शंस भी
करता है मैन्युफैक्चरर के लिए, ठीक है। तो मार्केटिंग फंक्शन सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं होता है, बहुत सारे चीज़ उसमें आता है। तो वी कैन से इट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, वाइडर कॉन्सेप्ट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें असेंबलिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग, पैकिंग, एडवर्टाइजिंग एंड फिनेंसिंग, बहुत सारे चीज़ें आती है उसमें, ठीक है। तो असेंबलिंग करना बोलेगा तो अगर जो सामान है वो पार्ट्स में है तो वो असेंबल करने का काम अपना होलसेलर कर सकता है, ठीक है। वैसे ही वेयर हाउसिंग यानी कि गोडाउन फैसिलिटीज़, वैसे भी लार्ज क्वांटिटीज़ में रहता है तो उसको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, गोडाउन में। ट्रांसपोर्टेशन, सामान जो है रिटेलर के पास पहुंचाने का काम एक्सेट्रा, ठीक है। मैन्युफैक्चरर के पास से जो है वो सामान जो है वो लेके आने का काम, ठीक है, वो सब ट्रांसपोर्टेशन में आता है। फिर पैकिंग हो गया, सामान को पैक करना, फिर एडवर्टाइजिंग करना हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो है मार्केटिंग फंक्शंस होलसेलर कर लेता है, ठीक है। आई होप that you all have understood thoroughly meaning of trade, types of trade, meaning of internal trade, meaning of wholesale trade and features of wholesaler. So see you all in the next video. Till then, bye bye.